हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सबों को बहुत बहुत शुभ संध्या, शुभ प्यार। और कहना ये है कि सुपर टॉप 5 क्वेश्चंस जो मैं मैथ का लेकर आता हूँ, यह आपके लिए रियली बहुत उपयोगी है। और मैं बार बार प्रत्येक दिन के वीडियो में बोला हूँ कि आप निश्चित ही 5 प्रश्न का तैयारी अगर करते चलें तो आने वाला परीक्षा आपका गुलाम होगा और आप बड़े इत्मीनान पूर्वक आसानी से सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन या अनुपात समानुपात से आधारित 5 बहुत ही चुनिंदे प्रश्नों के साथ हाजिर हो चुका हूं आपकी सेवा में। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हों तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप निश्चित ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो तत्काल पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सर मिस्टर राजशेखर झा उर्फ राजू बाबू सर से आप 9934849798 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो वीडियो के अंत तक यह नंबर लिखा होता है। मैं 5-5 प्रश्न पर डे पढ़ाने का आपसे वादा किया हूं और उसका अक्षरशः पालन जैसे मैं कर रहा हूं, वैसे ही आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी इन 5 प्रश्नों की तैयारी प्रतिदिन अपने नोटबुक में लिख कर प्रश्नों का करते चलें। देखते रहिए कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है तो परीक्षा में हद से गुजर जाना है। आइए दोस्त, पहला प्रश्न आपके साथ शुरू करूं तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सोनू पिज्ज़ा का 3/8 भाग खाता है और मोनू शेष पिज्ज़ा का 3/10 भाग खाता है। फिर गोल्डी बचे पिज्ज़ा का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्ज़ा का कितना भाग शेष है? तो जब जब कोई भी पदार्थ, सामान या कोई राशि, क्वांटिटी, कोई भी गुड्स को बार बार शेष या रिमाइंडर, रेस्ट जैसा, रेस्ट अमाउंट जैसा शब्द आपको प्रयोग में करता चले तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, कोई भी चीज़ इस दुनिया में होता है एक, यह दुनिया एक है, यह ब्रह्मांड एक है, हम एक हैं, आप एक हैं, पिज्ज़ा एक है, मूलधन 5000 है तो वो भी एक राशि है जो 5000 का वैल्यू में है। कोई भी चीज़ एक है तो संपूर्ण हिस्सा हम अगर समझ लें एक, तो सोनू पिज्ज़ा का 3/8 भाग खाता है तो 1 का 3/8 तो 3/8 ही होगा। और इसका मतलब है कि संपूर्ण अगर 8 था तो उसमें 3 खा गया तो कहेंगे कि 5/8 बच गया। आप तुरंत ऐसे 8 में 3 को क्या करें तो माइनस कर लें, तो 8 हिस्सा में से 3 हिस्सा खा गया तो तुरंत देखिए 5/8 हिस्सा बच गया। और मोनू शेष पिज्ज़ा का, अब शेष तो आप लिख लिए हैं 5/8, और शेष पिज्ज़ा का 3/10 भाग खाता है। फिर गोल्डी बचे पिज्ज़ा का, तो इसका माने 10 में से 3 फिर खा गया तो बच गया कितना, तो 10 में 3 को घटा लें तो इसका गुना कर दें कि 7/10 बच गया। 10 में 3 घटाइएगा तो 7 ही होगा। और फिर गोल्डी बचे पिज्ज़ा का, पिज्ज़ा इतना बच गया जिसका 7/4 भाग खाती है, तो 7 भाग में 4 भाग खाती है तो कहेंगे 7 में 4 गया, 3/7 भाग बच जाता है। तो कहता है अभी भी पिज्जे का कितना भाग शेष है। कुछ ना करें, आप इस 7 से इस 7 को काट लेंगे, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, ऊपर में सिर्फ 3 बच गया और नीचे में 8 का 2 से गुना 16 बच गया।
और इस तरह आपका प्रश्न हल हो चुका है और आप आंसर सी लगा सकते हैं बड़ा इत्मीनान पूर्वक। और मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके मन में एक सवाल उठेगा, जब आप इसे नंबर सिस्टम से बनाएं तो मैं पहले कहा कि यह रेशियो का अनुपात से लिया गया प्रश्न आज 5 है, तो इसमें अनुपातिक खेल कहीं आपने नहीं देखा। यह सब भिन्नों का खेल, ये सब फ्रैक्शन से हमने प्रश्न हल कर लिया। अगर इसे हम रेशियो के आधार पर प्रश्न हल करता, मुझे लगता है इसे आप समझ गए होंगे, तो इसे मैं अब हटाता हूँ। और आपको अगर ये समझ में आए कि इसे रेशियो के रूप में कैसे ढाल कर बनाया जाए, तो ये भी शायद बहुत आसान चीज़ होगा। कैसे आसान होगा तो समझिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्त कि प्रारंभिक हिस्सा क्या था, प्रारंभिक हिस्सा क्या था और बाद में हिस्सा क्या रह गया। तो अगर सोनू पिज्ज़ा का 3/8 भाग खा गया तो पिज्ज़ा का प्रारंभिक हिस्सा बोलेंगे 8 था। तो अब इसमें बाद में जो बच गया, वो बच गया कितना, तो 8 में 3 चला गया, तो कहेंगे बाद में से अच्छा है कि यहाँ से लिख देता हूँ। तो 8 भाग में 3 भाग खा गया, तो कहेंगे 5 भाग बच गया। और सोनू शेष पिज्ज़ा का 3/10 अर्थात 10 भाग में 3 भाग खा गया। तो 10 भाग में अगर 3 भाग खा गया तो 10 में 3 खा लिया, तो 10 में 3 गया, 7 भाग बच गया। फिर गोल्डी क्या की, तो पिज्ज़ा का 4/7 भाग खाती है, तो 7 भाग आपका प्रारंभिक हिस्सा है। और इस 7 में अगर गोल्डी 4 भाग खा जाए तो 7 में 4 गया, कहेंगे 3 भाग बच गया। अब ये सामने में जो आपने लिखा इसको परस्पर गुना कर लें, तो आप क्या लिखेंगे, तो 8 गुने 10 गुने 7, या एक तरफ पूरा प्रारंभिक का गुना कर दें और यहाँ शेष वाला का गुना 5 गुने 7 गुने 3 कर लें। और अब इसे अगर काटें तो आप 7 से 7 को काट दें, 5 से 5 दूनी 10 काट दें, अर्थात प्रारंभिक हिस्सा अब 16 बच गया, तो शेष हिस्सा 3 बच गया। अर्थात प्रश्न है कि कितना भाग शेष है, तो कहेंगे 3 भाग शेष है। प्रारंभिक भाग कितना का, तो 16 का। और इस तरह 3/16 आपका इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। मुझे लगता है कि आपको जो 2 तरीकों को हमने सुझाया है वह निश्चित ही आपके लिए बहुत ही कारगर और एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट देने का मेरा प्रयास है, जो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन को अगर आप शॉर्ट करते, तो जब इधर प्रारंभिक का गुना रेशियो में आता है शेष का गुना, तो इस परिस्थिति में ये सभी गुणन जो खंड हैं, सारे पदों का जो गुना किया गया अलग अलग, ऐसा अगर आप नहीं करते तो रेशियो में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कटने वाले को अगर यहीं पर काट देते तो 7 से 7 कट जाता। इधर से उधर काटेंगे अथवा इधर से इधर काटेंगे, ऐसा है कि रेशियो के टर्म के कारण। तो 5 से इधर 10 को काट लें 2 बार में, अब आपका इधर 8 2, इधर कुछ नहीं 3 बचा, तो 8 और 2 का गुना 16 और इधर बच जाएगा 3, अर्थात जो शेष बचा वो 3 प्रारंभिक हिस्सा 16 के लिए। मुझे लगता है कि आपको सारा जो टेक्निक होना चाहिए मैं ये 5 प्रश्नों के माध्यम से समझा रहा हूँ, और आपको यह टेक्निक निश्चित ही शानदार और जानदार परीक्षा के लिए लग रहा होगा। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन के बाद मैं आपके साथ सेकंड क्वेश्चन पर एक्टिविटी करता हूँ, जिसे आप इत्मीनान पूर्वक देखते रहें। और 5 का 5 प्रश्न जो मैं चाहता हूँ 15-20 मिनट के अंदर आपको समझा दूँ, ताकि आप इन सब टाइप के प्रश्न से भी परिचित रहें जो परीक्षा में
बराबर पूछे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। तो अगर यहाँ लड़का है और यहाँ लड़की है और लड़कियों की संख्या पता नहीं क्या थी, लड़की ही है, और तो लड़का का संख्या लड़की से 30 ज़्यादा, अर्थात लड़की में 30 जोड़ने से आएगा। लड़का का संख्या लड़की के संख्या से 30 ज़्यादा है और लड़की की संख्या पता नहीं, तो गर्ल को गर्ल जी से संकेत कर दिया, तो लड़का की संख्या गर्ल में 30 जोड़ने से हमारा बॉयज मिलेगा। अब है कि बाद में कुछ और लड़कियां उस स्कूल में शामिल हुई, तो चलिए अब लड़का शामिल नहीं हुआ, कुछ और लड़कियां शामिल हुई, तो लड़कियों की संख्या में हम कुछ और शामिल संख्या x मानकर जोड़ देते हैं। तो कहता है अनुपात 3:5 हो गया, अर्थात ये जो दोनों रेशियो है ये वास्तव में बराबर हो गया 3:5 का। अब ऐसा जब हम इक्वेशन लिख लिए तो प्रश्न लास्ट में पूछता है कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या आपको बताना है। लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई क्या थी। तो आपको ऐसे जब अनुपात के दो पद अन्य अनुपातिक दो पद के बराबर हो तो यहाँ पर अपना एक सिद्धांत आता है कि औट से गुना जो होगा वह निश्चित ही इनका इन से गुना के बराबर होगा, अर्थात बाहर के पद का बाहर से गुना, तो 5 से अगर जी का और 30 का गुना करिएगा तो 5 जी आप प्लस 30 5 150 हो जाएगा। 5 जी आप 5 से 30 का भी गुना तो 150 होगा। आप बराबर अंदर से अंदर का गुना तो 3 से जी का गुना आपका 3g प्लस 3x होगा। अब अगर आप 3g को इधर ले आइए तो 5g में 3g गया तो बच जाएगा 2g आप प्लस 150 बराबर उधर आएगा 3x, और लड़कियों की न्यूनतम संख्या को आपने x ही तो माना है, इससे अगर x का मान निकालिएगा तो 2g प्लस 150 को 3 से डिवाइड करना होगा। अब 2g को 3 से डिवाइड करिएगा तो यह 2g/3 होगा, आप प्लस 150 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 50 होगा। अब x का जो मान है वह न्यूनतम लाने के लिए यहाँ g का ऐसा मान जो 3 से कट जाए, तो वह कट क्या जाए, g का न्यूनतम मान हम अगर 3 ही रख दें तो g का अगर हम न्यूनतम मान निकालें तभी न्यूनतम जोड़ आ सकता है। तो g का न्यूनतम मान आप क्या बोल सकते हैं, तो 3 से कटने के लिए g का, चूँकि 2 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो g का न्यूनतम मान आप निश्चित ही 3 ही ले सकते हैं। तो यहाँ 3 ज्यों ही रखिएगा तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, या इस टर्म को चाहे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तभी जाकर न्यूनतम मान 50 में 2 जोड़ने से 52 आएगा। अगर 2 से कुछ भी ज़्यादा यहाँ गुना होगा तो यह 50 2 52 से ज़्यादा मान आएगा, लेकिन हमारा कंडीशन है प्रश्न में कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या बताने को, इसीलिए लड़कियों की न्यूनतम संख्या आपका 52 ही होगा। और इस तरह बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन था जिसमें एक इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल्स, एक x भी आ गया था और एक g भी, जिससे लगता था कि यह प्रश्न हल कैसे होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न का अंतिम जो लाइन है वह इस बात को सूचित करता है कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या आपको फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में जिसमें लड़कियों की न्यूनतम संख्या आपने x मान रखा, उसमें यहाँ g का क्या वैल्यू आए कि यह बट्टा में न रह जाए,
या 2 से यह मान बढ़ ना पाए, इसीलिए इसको आप छांट ही दीजिए और 50 में 2 जोड़कर 52 कर दीजिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल बातें समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्टिविटी करता हूँ। प्रश्न में कोई आपको समझने में दिक्कत हो तो आप निश्चित ही कमेंट में बताएंगे। साथ ही यह भी ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ जो मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ वह मेरा प्रश्न संख्या होगा 3। प्रश्न संख्या 3 ये भी काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन है। मैं सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन चुन करके ही यह 5 प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न है x और y की मासिक आय का अनुपात 5:4 और व्यय का अनुपात 9:7। अब देखिए a और b के मासिक आय, तो यहाँ इनकम बोलिए, मासिक आय का अनुपात दे रखा है 5:4 और जबकि मासिक व्यय जो है वो रखा है 9:7। तो व्यय लिख देता हूँ यहाँ 9:7। अब प्रश्न का अगला लाइन है, यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, y की आय, सॉरी तीसरा प्रश्न है ना, तो a b नहीं, इसमें तो x y है ना क्या। तो चलिए यहाँ पर x है और यहाँ पर y, धोखा हो गया था, यहाँ पर a व b हम ये देख लिए। x और y की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि y की आय, तो y का तो इनकम यहाँ पर देख रहा हूँ, y का आय कितना है 4। अब प्रश्न कहता है कि x के व्यय के बराबर है, y का जो इनकम है, y का जो आय है वह x के व्यय के क्या है, तो बराबर है। तो y का आय देख रहा हूँ 4 और x का व्यय देख रहा हूँ 9। तो सोचिए कि 4 क्या 9 के बराबर है। तो आपका सीधा सवाल होगा कि नहीं, 4 और 9 में कोई समानता ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न है y का जो इनकम है, y का जो आय है, इनकम है, वह x के व्यय या एक्सपेंस का बराबर है। तो 4 कभी भी 9 के बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए आप तुरंत क्या करें, तो इस 9 से इस 4 को गुना करें। तो अनुपात के पद में 4 अगर 9 से गुना करेंगे 4 में, तो यह दोनों पदों में 9 से गुना हो जाएगा। इस 4 से इस 9 को गुना करें, तो यहाँ आपको गुना किससे करना पड़ेगा, तो 4 से। तो 4 से एक ही पद में नहीं बल्कि अनुपात के दोनों पद में हो जाएगा। अनुपात के एक पद को जिस चीज़ से गुना कीजिएगा तो अनुपात के सारे पदों को उसी चीज़ से गुना करना होगा। तो अब ये बदल कर जो मामला है, सो x का जो आय है वह देखिएगा तो 9 पंचे 45 और y का इनकम हो जाएगा 9 चौका 36। अब व्यय अगर लीजिएगा तो अगर देखूं x का जो व्यय है ये 9 चौका 36, तो y का जो व्यय है वो 7 चौका 28। और इस तरह आपका यह प्रश्न जो कहता था वह बिल्कुल सेट हो गया। सेट इस मायने में हुआ कि अब y का जो इनकम है ये y ही है, ये x ही है। y का जो इनकम है वह x के एक्सपेंस या व्यय के देख लीजिए बराबर में है 36। अब कहता है कि x और y के बचत, तो बचत या सेविंग्स का रेशियो का मतलब क्या कि इनकम में से खर्चा को घटा दीजिए। तो इनकम में खर्चा को घटाइए, 15 में 6 गया 9 और ये खत्म हो गया, 3 में 3 और 36 में 28 को घटाइएगा तो 8, अर्थात व्यय का अनुपात 9:8। और इस तरह मुझे लगता है कि प्रश्न आपको काफ़ी बेहतर और रोचक लग रहा होगा और जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ यह भी आपको यूनिक लग रहा होगा, जहाँ आप बट्टे या एक लंबी चौड़ी
अलजेब्रा के प्रोसेस को बचा सकते हैं और बहुत ही कम समय 5, 10, 15, 20 सेकेंड बहुत हो गया, इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रश्न का सिलेक्शन ही मैं बहुत अच्छा करता हूं और शायद तरीका भी आपके पसंदीदा, जो आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन के झंझट से बचते हुए प्रश्न का हल करूं, वह मैं पूरा प्रयास करता हूं अपने पूरे औकात के मुताबिक कि आपको कहां तक, किस हद की गहराई में जाकर प्रश्न को छोटा से छोटा बनाने का तरीका समझा सकूं। प्रश्न अगला चौथा आया कि ए व बी के मासिक आय। तो चलिए दोस्त, यहाँ लिखता हूँ आय किसका, तो ए और बी के मासिक आय और उनके मासिक बचत। तो यहाँ पर आ गया बचत का अनुपात 3:5 और फिर दे रखा है व्यय के लिए 2:3 है। अब यहाँ देखिए कि प्रश्न है यदि बी की आय, बस तीसरा क्वेश्चन से रिपीट लिया गया क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा जो स्टेप है वह काफ़ी सुंदर सा कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा है। अब यहाँ कहता है बी का आय, तो बी का आय का मतलब क्या है, 5। ए के बचत के 3 गुने के बराबर है, तो ए का जो बचत है इसका 3 गुने के बराबर है। तो 2 का 3 गुना पहले किया जाए, तो 2 का अगर 3 गुना कीजिएगा तो यह होगा 6। तो अगर यहाँ पर आया 6 और यहाँ है 5, तो मामला गड़बड़ है। क्या मामला गड़बड़ है कि प्रश्न है कि बी की आय ए के बचत के 3 गुने के बराबर है। तो बी का बचत तो अब यहाँ हुआ 2 का 3 गुना कितना, 6, और 6 के बराबर में तो 5 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे यही, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि बी का जो आय बोल रहा है वो तो यहाँ है 5, वह कहता है ए के बचत के 3 गुने के बराबर है। देखिए, यदि बी की आय ए के बचत के 3 गुने के बराबर है, तो इसका क्या मतलब कि पहले तो ये काम कर लें यहाँ थोड़ा सा कि अगर हम बी का देख रहा हूँ इनकम है 5 और ए का जो सेविंग है वो है 2, तो पहले 5 और 2 को बराबर कर लें। तो 5 को और 2 को इक्वल बनाने के लिए इस 2 से 5 का गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो अनुपात के सभी पदों में गुना होगा, अभी सिखाया हूँ। इस 2 को 10 बनाने के लिए इस 5 से इसमें गुना, तो सब में गुना। अब कहिए ए का बचत हो जाएगा 5 दूनी 10 और बी का बचत हो जाएगा 5 दूनी 10। लेकिन प्रश्न है कि बी का जो आय है वो 10, ए के बचत 10 का तिगुना है, तो तिगुना यहाँ पर कर लें और अब देख लें कि 3 दूनी 6 से 3 का गुना होगा 18 और इस तरह 6 से 5 का गुना होगा 30, यहाँ 5 से 2 का गुना 10 और 5 से 3 का गुना 15। अब कहिए ए का जो यह आय है उसको आपने चेंज करके ले लिया। क्या चेंज किया, तो ए का इनकम हो गया अब 18, बी का 30 और ए का जो बचत है वह नया आपका डिजिट आया 10 और बी का बचत है 15। और प्रश्न है कि बी का जो आय है वो ए के बचत का तिगुना है, तो 10 का तिगुना 30 बन गया। और कहता है इनके व्यय का रेशियो बताइए। तो व्यय अगर इनकम में बचत को घटा देंगे तो वही न व्यय होगा। तो 18 में 10 को घटाएंगे 8 और 30 में 15 को अगर घटा दें तो 15, और मेरा हल 8:15 ऑप्शन बी दिख जाएगा। बहुत ही बेहतर और सुंदर सा प्रश्न और वैसा ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और साथ साथ आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होगा।
आइए दोस्त, आज का अंतिम सवाल 5वां पर हम लोग विचार करते हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है वो 5वां प्रश्न कहता है कि 555 रुपया को A अनुपात B अनुपात C में A अनुपात B अनुपात C के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। तो किया जाना था तो कर ही दीजिए, या तो आपका विलोमानुपात है, या विलोमानुपात को रिवर्स रेशियो को डायरेक्ट या सीधा रेशियो बनाने के लिए 4, 5 और 6 का लघुत्तम 60 से आपको सब में ऊपर गुना करना पड़ेगा। नीचे 4, 5, 6 का एलसीएम होगा 60 और 60 से सबको गुना कर देंगे तो यह 4 से 15 बार में कटेगा, ये 5 से 12 बार में और 6 से ये 10 बार में। अब कुल राशि जो ए बी सी के हिस्से में अनुपातिक आएगा उसका कुल जोड़ 15, 12, 27 और 10 होगा 37, जो 555 रुपया के बराबर है। 555 का ही तो बंटवारा है, तो इससे अगर काटेंगे 15 सत्ते 105, 15 तिया 45 और 10 55, अर्थात यह 1 बराबर हो जाएगा 15। तो प्रश्न है कि चलिए, लेकिन गलती से इसे 4, 5, 6 में बांट दिया गया, तो इसे अगर गलती से ए बी सी के बीच ऐसा बांटकर बंटवारा न करके अगर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 में बांटा गया तो 4, 5, 9 और 6 15 और 15 बराबर 555, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 37। तो प्रश्न है कि सी को मिला अधिक राशि क्या थी। तो यहाँ पर 1 बराबर 15, तो सी को 10 बराबर वैल्यू 10 गुने 15 बराबर बोलेंगे सी का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पर जो ओरिजिनल में मिलता वो वास्तव में या वास्तविक हिस्सा जो उसका होता वह 150 का, लेकिन अगर गलती से बंट गया तो गलती से क्या होगा, गलती से सी का जो हिस्सा होगा वह 6 का किससे गुना तो 37 से, तो 7 छक्के 42 का 2 और हासिल 4, 7 6 तिया 18 और 4 22। अब गलती से सी को मिल गया 222, लेकिन मिलना चाहिए 150, तो अधिक कितना मिला, तो अधिक अगर निकालेंगे तो 222 में से 150 को घटा देंगे तो यह आपका निश्चित ही 72 रुपया आएगा और ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आप हमारी बातों से बिल्कुल सहमत और तरीके को ज़रूर पसंद करेंगे। आज का मुलाकात समाप्त करने का इजाज़त चाहूँगा। आप दीजिए हमको विदा और रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच माय डियर लवली स्टूडेंट्स।